सभी को गुड मॉर्निंग। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 GGR के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 8 की एसएसटी में तीनों किताबों के हमने एक एक दो लेसन कर लिए थे। आज जो आपके एसएसटी में राजनीति विज्ञान का लेसन है, हमें संसद क्यों चाहिए। तीसरा लेसन है, हमें संसद क्यों चाहिए। ये लेसन जो है ये आज हम करेंगे। संसद क्या है, संसद क्यों चाहिए, किस तरह लोग जो है सरकार के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। देखें, सबसे पहले देखें संसद क्यों चाहिए। देखें, जो निर्णय प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया का मतलब है कि देश के हित के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं, संसद में। ठीक है, तो जो निर्णय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में लोगों की हिस्सेदारी के लिए हमें संसद की आवश्यकता है। लोगों की हिस्सेदारी के लिए, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाएं उनमें लोगों की हिस्सेदारी हो, उनकी भागीदारी हो, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है, संसद की आवश्यकता है। एक दूसरा बिंदु यहाँ पर समझें, सरकार पर नियंत्रण के लिए, सरकार पर नियंत्रण के लिए, सरकार कोई ऐसा काम ना करे जो अवैध हो, जो नियमों के विरुद्ध हो, तो सरकार पर नियंत्रण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, संसद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा, संसद किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का। तो जनता का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, संसद की। तो ये तीन बिंदु हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमें संसद क्यों चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के लिए, यानी कि मिलकर निर्णय ले सके, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर अंकुश बनाए रखने के लिए, निरंकुश ना हो सरकार, इसके लिए, जनता का उचित प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, संसद की आवश्यकता है। ठीक है, एक चीज़, लोग संसद या सरकार का चुनाव क्यों करते हैं, संसद के सदस्यों का चुनाव क्यों करते हैं, या सरकार का चुनाव क्यों करते हैं। तो देखें, कुशल प्रशासन के लिए, या हम कह सकते हैं उचित सरकार के लिए। लोग संसद सदस्यों को चुनते हैं ताकि किसका निर्माण हो सके, उचित सरकार का निर्माण हो सके। ठीक है, और ये जो संसद सदस्य चुने जाते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। किसके प्रति, इनके जवाबदेहिता किसके प्रति होती है, जनता के प्रति होती है। ठीक है, तो सरकार की जवाबदेहिता या संसद सदस्यों की जवाबदेहिता किसके प्रति है, जिन लोगों ने उनको चुन कर भेजा है उनके प्रति है। तो लोग इसलिए सरकार का चयन करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि हम संसद क्यों चुने, क्यों चुनते हैं या क्यों चुनना चाहिए। तो निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी या हिस्सेदारी के लिए, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, या इसको हम कह दें अंकुश के लिए। ठीक है, और फिर जनता का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, संसद की आवश्यकता है। हमें संसद इसलिए चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखें, आप थोड़ा समझे पहले, सरकार। ठीक है, तो सरकार जो है उसके तीन अंग हो गए। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका जो है वो दो तरह की हो गई। एक तो केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है उसे हम किस नाम से जानते हैं, संसद। ठीक है, और जो राज्य स्तर पर विधायिका होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, विधान मंडल। यानी कि राज्यों के लिए जो नीतियां बनाने का काम करता है वो विधानमंडल का काम है, और केंद्र स्तर पर जो विधायिका है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये विधायिका, इस विधायिका की मांग किस प्रकार कब कब की गई है, विधायिका में लोगों की भागीदारी की मांग कब कब की गई है। तो सबसे पहले देखें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या मांग की, उसने मांग ये की कि जो विधायिका है, विधायिका में एक तो निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए,
निर्वाचित का मतलब चुने हुए प्रतिनिधि होनी चाहिए। और जो विधायिका के सदस्य हैं उन सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए और बजट पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। ये विधायिका के लिए मांग की किसने? राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था तो की गई, लेकिन प्रश्न पूछने या बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी नहीं दिया गया और मत देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। किसका अधिकार नहीं दिया गया? मत देने का। बस इसमें इतना किया गया कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों को कुछ हद तक शामिल किया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर स्वतंत्र भारत में कौन सा अधिकार दिया गया? वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार कह सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति, अब वर्तमान में क्या है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपरी आयु का है उसको मत देने का अधिकार है। इसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखें। अब आपको ये समझना है कि सरकार बनती कैसे है, लोग सरकार का निर्माण किस प्रकार करते हैं। बिल्कुल ईजी से, ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या होते हैं? चुनाव, या हम कह सकते हैं मतदान। मतदान कर दिया, ठीक है। और मतदान के द्वारा, मतदान किन के लिए होता है? प्रतिनिधियों के लिए। ठीक है, चुनाव के द्वारा जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनके जीते हुए प्रतिनिधि, ठीक है, चुनाव हुआ, फिर प्रतिनिधि जीत गए, फिर उसके बाद में क्या हुआ? इन प्रतिनिधियों का समूह बनता है। प्रतिनिधियों का समूह, और प्रतिनिधियों का समूह कौन से प्रतिनिधि? जो जीत गए हैं। जीते हुए प्रतिनिधियों का क्या बन गया? समूह। और ये जीते हुए प्रतिनिधियों का समूह ही क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। आगे बात समझ में कि पहले चुनाव होगा, चुनाव में प्रतिनिधि खड़े होंगे। प्रतिनिधि का मतलब है जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। जो हमें पेश कर रहा है, जो हमारी बात आगे रखेगा संसद में, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि। ठीक है, तो जो जीते हुए प्रतिनिधि उनका समूह बन जाएगा। उनका समूह क्या कहलाएगा? संसद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संसद कहलाएगा। और इस संसद का काम क्या होगा? सरकार पर नियंत्रण रखना। सरकार पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखने के साथ साथ ये सरकार को मार्गदर्शन भी देती है। तो ये किसका काम हो गया? संसद का। तो देखें सरकार किस प्रकार बनी। देखें, चुनाव और मतदान में हिस्सा लिया हमने, उसके बाद हमने किसके लिए हिस्सा लिया? प्रतिनिधियों के लिए मत दिया हमने। ठीक है, जीते हुए प्रतिनिधियों का समूह क्या बन जाएगा? संसद। इसी संसद में, इस संसद का मुख्य काम क्या होगा? सरकार पर नियंत्रण रखना और मार्गदर्शन रखना। इस संसद में एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। पक्ष वो होता है जो सरकार होती है, और विपक्ष जो होता है जो सरकार नहीं बना पाते, वो विपक्ष होता है। पक्ष द्वारा कोई अलग गलत नीतियां लागू की जाती है, यानी कि सरकार द्वारा कोई गलत नीतियां लागू की जाती है, तो विपक्ष उसका विरोध करता है। कहाँ पर? संसद में। इस प्रकार संसद में एक नियंत्रण बना रहता है, अंकुश लगा रहता है सरकार पर कि वो गलत नीतियां पास ना करे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें भारतीय संसद का स्वरूप। भारतीय संसद हमें देखना है। सबसे पहले देखें, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? अगर आपसे पूछे संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपको संसद के अंग बताने हैं 3। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये क्या है? ये सरकार के 3 अंग हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग हैं। अगर आपसे पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो सदन होते हैं 2। राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने इस लेसन में नहीं है, तो हमें ये देखना है राज्यसभा और लोकसभा, सदन के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। तो देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और राज्यसभा को स्थायी सदन। क्या कहते हैं? स्थायी सदन। लोकसभा को
निम्न सदन और अस्थायी सदन। अस्थायी सदन देखें, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और स्थायी सदन कहलाता है। अब देखें राज्यसभा को स्थायी क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। क्या नहीं होता? विघटन नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के सदस्य, उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हुआ? 6 वर्ष हुआ। और राज्यसभा का जो मुखिया होता है या राज्यसभा में जो वहाँ पर जो बैठकों की अध्यक्षता करता है उसे हम बोलते हैं सभापति। और एक ध्यान रखें, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? यानी कि वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा की क्या हैं? सभापति। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250। और वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 245। कितने? 245। अब समझें, ये राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 245। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो आंसर 250। वर्तमान में कितने हैं? तो 245। इन 245 का भी डिवाइडेशन है, इसको बांटा गया है 233 + 12। 233 तो निर्वाचित होंगे और 12 जो है वो मनोनीत होंगे। और मनोनीत कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। और ये 12 सदस्य कौन से होंगे? जिनका कला में, साहित्य में, विज्ञान में या किसी समाज सेवा में विशेष उल्लेखनीय योगदान होता है, उन ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है। राज्यसभा की एक बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है। ये राज्यसभा हो गया। लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन और अस्थायी सदन। देखो, इसका विघटन नहीं हो सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। इसको अस्थायी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को विघटित कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? अस्थायी सदन। ठीक है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है। 545 में से 543 जो सदस्य हैं, ठीक है, वो तो होंगे निर्वाचित और 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और ये 2 सदस्य कौन से होंगे? ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे। किसके? आंग्ल भारतीय। इनका अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यह आपका लोकसभा हो गया। दोबारा देखें, संसद के अंग पूछेंगे तो 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछेंगे तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। आपसे पूछे स्थायी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेंगे, सदस्यों का कार्यकाल पूछेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। राज्यसभा का जो बैठकों की अध्यक्षता करता है उसे क्या बोलते हैं? सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 245। 233 + 12। ये जो 12 हैं, 12 मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन होंगे? जिनका कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में विशेष योगदान है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है। फिर लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है। लोकसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है। इसे बोलते हैं स्पीकर और उसे बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 545। ठीक है। और अस्थायी क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी इसका विघटन कर सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको पढ़ें आप अच्छे से। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो दोबारा कोशिश करूँगा कि आपको बताई जाए। और इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट जो इसमें हम इसी पाठ का आधा हिस्सा जो बच गया है कि संसद के कार्य क्या हैं, संसद की शक्तियाँ क्या हैं, वो हम अगली जो आपकी क्लास है उसमें कराएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।